एक बार फिर आपके गेस्ट स्पीकर डॉक्टर रंजीता, जो आज फिर हम उस मनस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, कोविड-19। हाँ, कोविड-19 आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे इस सेशन में जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कोविड-19 के पैंडेमिक के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे हैं। कुछ अपने सराउंडिंग में लोगों को देख रहे हैं कि कैसे ये कोविड-19 एक ट्रॉमा के रूप में हमारे इर्द-गिर्द पनप रहा है। लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया और ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो हमारे सराउंडिंग में घट रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे जिससे पूरा विश्व फेस कर रहा है। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, I want to say, first of all, thank you for those who are doing great in the response of COVID-19। हम जो अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका इस ट्रॉमा के बिहाफ में निभा रहे हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कोई सोशल वर्कर के रूप में, कोई फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में, इस कोविड-19 के जो पैंडेमिक है उससे निपटने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो उनको मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड दिस सिचुएशन, जो कोविड-19 का सिचुएशन है, हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, इमेंसली ऑन बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल पे। एंड देयर आर स्टिल मेनी ऐसे लोग हैं जो अभी भी अननोन है कि क्या है। उनको अभी भी लगता है कि अरे यह एक ड्रामा है, जो मोदी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में लोग हैं जो अभी भी अनअवेयर हैं कि कोविड-19 है क्या? तो हम कोशिश करेंगे कि उनको अवेयर किया जाए इस डिज़ीज़ के बारे में, जो डेडली डिज़ीज़ है। हमें इसे हम आज कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। So I will provide the information in this session for your better understanding of how COVID-19 become a trauma and this trauma impacts you, and I will also put some tips for taking care of your mental status and stressful time। इस टाइम को हम कैसे फेस करेंगे। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी बिगिन आवर सेशन, जिसका नाम है अमरेश जी ने भी डिस्क्राइब किया, मेंटल हेल्थ। फ्रेंड्स, वो आज फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ, हर एक पर्सन है जो इस टर्म को बेटर अंडरस्टैंड करता है कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। एंड इन दिस सिनेरियो मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम पॉजिटिव होते हैं तो इस ट्रॉमा से हम बहुत ही बेहतर ढंग से निकल सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, इस सेशन का जो एम है बेसिकली टू आउटलाइन द कंसिडरेशन अबाउट कोविड-19 ट्रॉमा एंड प्रोवाइड एडवाइस on how mental health and psychosocial aspects can be supported in this COVID-19 pandemic। So here some outlines is there। So COVID-19 trauma क्या है? मेंटल हेल्थ कैसे प्रभावित हो रहा है? कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम लेंगे कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड साइको स्ट्रेसर्स। साइको सोशल कहने का मतलब कि जो सोसाइटी में स्ट्रेसर्स है, कैसे हमारे साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ सोशल स्टिग्मा है, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था जब 19 में दिसंबर में ये डिजीज इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे बीच, और मार्च अप्रैल से मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद कैसे स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में हो गया कि अरे उसको कोविड हो गया है, हमें नहीं बचना चाहिए। जैसे उसकी परछाई से हमें कोविड हो जाएगा और हम उस पर्सन को इतना गंदे तरीके से देखते थे कि पता नहीं वो क्या लेकर के आ गया है। जस्ट ये तो हमारा ऑब्जर्व परसेप्शन था फ्रेंड्स, बट ये जो हमारी मानसिक स्थिति थी, क्योंकि हम उस समय तैयार नहीं थे, दैट्स व्हाई वो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का फेज था। बट आज के डेट में कोविड ऐसा नहीं है कि हम सबको छू करके चला गया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो उसके पोस्ट कोविड इफेक्ट से भी प्रभावित है, और कुछ लोग जिनको नहीं हुआ है, उनके कंसिक्वेंसेस सुनने के बाद लगता है मुझे भी हो गया है, उस स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं।
तो इसके बाद हम लोग कुछ स्किल्स डेवलप करेंगे कि कैसे हम इस डेडली डिजीज से हम निपट सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोविड-19? अक्रॉस द ग्लोबल एंड अक्रॉस आवर नेशन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। आप रेगुलर अपने पैरामीटर को देखते होंगे ग्लोबल सिनेरियो में कि आज इतने केसेस आ गए, आज इतने केसेस आ गए, इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। मीन्स आप जैसे न्यूज़ खोलते हैं और कोविड-19 का जब न्यूज़ आता है तो एक बार आप कहीं न कहीं आपकी साँसें ज़रूर थम जाती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। तो इंडिविजुअल इसमें कैसे रिइंफोर्स करता है, तो हम उसकी नीड को इस रिइंफोर्समेंट को, उसके अवेयरनेस को, उसके केयर लेवल को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉमा क्या है? आप लोगों को लगता होगा कि व्हाट इज़ ट्रॉमा? इन साइकोलॉजिकल टर्म वी कैन डिफाइन ट्रॉमा एज़ इंडिविजुअल ट्रॉमा जो रिजल्ट है फ्रॉम एन इवेंट। अगर कोई पर्सन को हम बोलते हैं कि ही हैज़ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, वो अभी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो व्हाट इज़ ट्रॉमा? तो इंडिविजुअल ट्रॉमा रिजल्ट तभी होता है फ्रॉम एन इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस जो पर्सन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है एज फिजिकली और इमोशनली harmful or life threatening, and that has lasting adverse effect on the individual functioning and mental, physical, social, emotional और spiritual well-being। हर तरह से ये हमारे वेलबींग को इम्पैक्ट डालता है। जो भी सिचुएशन हुआ है, जो सिचुएशन से हमने एक्सपीरियंस किया है, सेम सिचुएशन हमारे पूरे सराउंडिंग्स में हो रही है, बट अगर हम लोग 10 लोग हैं यहाँ पे, तो वो 10 लोग डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग, वो उनके अंदर वो फीलिंग आएगी। वो किसी में मेंटली वो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, किसी में फिजिकली देखने को मिलेगा, कोई सोशली अफेक्टेड होता है, कुछ लोग अपने आप को सोशली डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ इमोशनल लेवल पे हर्ट हो जाते हैं और फाइनली कभी वेलबींग यानी कि भगवान को भी हम लोग दोष देने लगते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये सारा एस्पेक्ट हमारा डिस्टर्ब होता है। तो इम्पैक्ट कैसे है भाई? द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा ऑन और एन इंडिविजुअल कैन बी कंसेप्चुअलाइज्ड एज़ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू एन एब्नॉर्मल सिचुएशन। यानी कि कोई भी एब्नॉर्मल कोविड-19 एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। कभी भी इससे सीवियर रूप किसी के भी लाइफ में हो सकता है। लेकिन अगर हम अर्ली प्रिपरेशन करें, तो वो नॉर्मल सिचुएशन ही रहेगा। थोड़ा हम डिस्टर्ब होंगे लेकिन पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो उसको एब्नॉर्मल नहीं बनने देना है हमारी लाइफ में। जो फिगर कभी-कभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये लॉसेस भी हुए हैं। बिल्कुल उनका लाइफ उलट-पुलट हो गया है। लेकिन आफ्टर दिस सेशन जैसे ही हम अवेयर हो जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ को एब्नॉर्मल नहीं होने देंगे बिकॉज़ हमारे लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है। सो सबसे पहले अगर ट्रॉमा जो है हमने अभी देखा कि फिजिकली, स्पिरिचुअली, बिहेवियरल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हमें अफेक्ट करता है। तो ये जो है ये हमारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट को जैसे आज नहीं दिख रहा है कुछ लोगों को अगर कोविड हुआ है, तो उनको फिजिकल लेवल पे अगर देखें, तो उनको हो सकता है कुछ मेजर डैमेज हुआ हो लाइफ में उनके हेल्थ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए भी हमें अवेयर रहना है, प्रॉपर हेल्थ चेकअप इज़ रिक्वायर्ड। कुछ कोपिंग रिस्पॉन्सेज़ लाइक आपके उस सपोज़ दैट आपको लगता था कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नाउ-अ-डेज़ आप हमेशा एंग्ज़ियस रहते हो, स्ट्रेसफुल रहते हो, आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप खराब हो गया है बिकॉज़ ऑफ द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड कि आप इसको प्रोटोकॉल को आप मेंटेन कर रहे हो कि मुझे लोगों से डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, बट सामने वाला को लग रहा है कि ही इज़ शोइंग हिज़ ईगो ओह! कुछ ज़्यादा ही बन रहा है। तो इस तरह से कुछ आपके रिलेशनशिप भी या तो आपके साइकोलॉजिकल स्टेटस की वजह से या फिर आपके अवेयरनेस की वजह से कुछ डेवलपमेंटल टास्क जो नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उन चीज़ों को अफ़ेक्ट कर रहा है। समटाइम्स या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज़ के रूप में किसी को परमानेंट कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो गए हैं, फिजिकल एलिमेंट्स लाइक कोई भी मेडिकल इश्यूज़ हो गया है, उसका जनरल वेलबींग, सोशल रिलेशनशिप
ये सारे इम्पैक्ट डाल रहे हैं जो ट्रॉमा की वजह से। सो हमें इसको अपने लाइफ में फ्रेंड्स आगे नहीं बढ़ने देना है। एज़ जब अभी हम जो रिसर्च कहता है, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीज़न्स, प्रेग्नेंट वुमेन, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो होमलेस इंडिविजुअल्स हैं और जिनको पुअर सपोर्ट सिस्टम है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ही अगर जैसा होता है कि आज कमाएँगे, आज खाएँगे टाइप से बहुत सारे लोग हैं हमारे सराउंडिंग में, लोअर इकोनॉमिकल स्टेटस जो बिलॉन्ग करते हैं, पेशेंट जो ऑलरेडी पहले से उनको लाइफ थ्रेटनिंग क्रॉनिक इलनेसेस है, लाइक कैंसर, कुछ लिवर डिजीज़ वगैरह, अस्थमा, उनका जो है प्रॉब्लम, कुछ मेंटल इलनेस ऑलरेडी उनको पहले से है, तो दे आर वेरी वल्नरेबल ग्रुप। इन ग्रुप को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल है। आप एज़ अ पेरेंट्स अगर आप चिल्ड्रन को डील कर रहे हैं, सीनियर सिटीज़न है आपके घर में, तो आप एज़ उनको केयर टेकर, प्रेग्नेंट वुमन है, एज़ अ पार्टनर, कोई पर्सन आपके घर में डिसेबल है, लाइक उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है परमानेंट, तो उनकी डिसेबिलिटी से कैसे उनका मेंटल स्टेटस अफेक्टेड हो सकता है, तो उनको कैसे हेल्प करेंगे? कोई आपके सराउंडिंग में जो आप देखते हैं लोगों को, उनको आप कैसे हेल्प करोगे? तो दीज़ टोटली जो वल्नरेबल ग्रुप है, आज इस सेशन के बाद आप अपने आप को इतना स्ट्रेंथेन फील करेंगे कि यू आर एबल टू हेल्प देम एक्चुअली इन द मैनर। अभी तक क्या था फिजिकल प्रॉब्लम डॉक्टर के पास आप तुरंत भागते हो, बट अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा भी वरीड नहीं होते हो और वन डे वो सीन आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अगर कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम लें कि मेंटल हेल्थ कैसे आपका मेंटल हेल्थ अफेक्टेड हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल-बीइंग। जहाँ आप वेल-बीइंग फील नहीं करते हो, इट मीन्स कि देयर इज़ रॉन्ग समथिंग इन व्हिच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन एबिलिटीज, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make contribution to his or her community। ये डब्ल्यूएचओ कहता है कि भाई आप इतने एबल हैं, आप इतने सक्षम हैं कि आप अपने डे टू डे लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस को कोप करने में बिल्कुल एबल है। लेकिन जो बंदा नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो मेंटल हेल्थ के पैरामीटर से थोड़ा डाउन हो गया है, अब उसके मेंटल स्टेटस को किस पार्ट में वो अफेक्टेड हुआ है, इमोशनली अफेक्टेड हुआ है, साइकोलॉजिकली है और सोशली वो अफेक्टेड हुआ है, ये मैटर है असेसमेंट का। तो हमें बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ फ्रेंड आप अपने सराउंडिंग में जिस भी रोल में आप हैं, आप असेस कर सकते हो कि हमारे साथ का जो पर्सन है, वो किस वे में अफेक्टेड हो रहा है और वो किस तरह से आपके थिंकिंग को, आपके फीलिंग को और आपके बिहेवियर को कैसे डिटरमाइन कर रहा है। आप कैसे अपने चॉइस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, पूरा नहीं कर पा रहे हो, जो आपका डिज़ायर है, कैसे आपका वेल-बीइंग अफेक्टेड है और आप सक्षम नहीं पा रहे हो खुद को। तो इस चीज़ को आपको असेस करना है कि येस, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज़ द रियली अ प्रॉब्लम और इन दैट सिनेरियो यू हैव टू कंसल्ट विथ योर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। लाइक जैसे आप फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करते हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए आप अपने खुद के सेल से बाहर निकल कर आप हेल्प लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। वर्क कैन हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। आपका जो आज का वर्क प्रोफाइल हो गया, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस भी जा रहे हैं तो बहुत तरह के प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने हैं। तो ये सब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर रहा है, जिसे हमें प्रॉपर वे में अ, एड्रेस करना है उसको समझना है। कुछ अगर स्टैटिस्टिक्स लें कि व्हाट इज़ किस तरह से अफेक्टेड है, तो अगर 2020 का डेटा मैंने देखा, तो 26% ऑफ द रिस्पोंडेंट एक सर्वे का एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, उसमें 26% ऑफ रिस्पोंडेंट जो हैं, उन्होंने माइल्ड स्ट्रेस रिपोर्ट किया। यानी कि रियली 26% लोग हैं जिनको स्ट्रेस है। 11% मॉडरेट लेवल पे थे और 4% जो थे वो मॉडरेटली सीवियर ग्रुप से थे एंड 2% जो पॉपुलेशन थी हमारी वो सीवियर सिम्पटम से गुजर रही थी जो कोरोना वायरस पैंडेमिक से निकल के आया था। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान
वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स हैं, मेरे सर्किल में हैं लोग जिनकी काउंसलिंग मैं कर रही हूँ, एक फ़ॉलो अप बेसिस पे। उनको प्रॉब्लम है और कुछ को तो मुझे साइकियाट्रिक हेल्प के लिए, मेडिसिन हेल्प के लिए उनको रेफ़र करना पड़ा, बिकॉज़ कि वो काउंसलिंग से उनका काम नहीं चल रहा था। तो अगर हम ऑफ़िस प्रोफ़ेशनल पैटर्न पे ले लें, ऑफ़िशियल बैकग्राउंड को ले लें, तो उसमें से 60% एम्प्लॉयी जो थे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को वो एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने अपने काम की वजह से। यानी कि इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आपके डायरेक्ट जो एम्प्लॉयी हैं, उनके ऊपर भी पड़ रहा है। तो अगर देखें कि किस तरह से स्ट्रेस जो है, अभी क्या है, कुछ स्ट्रेसेस कॉमन होते हैं, या लेकिन कुछ स्ट्रेसेस ऐसे हैं जो हमें रियली वन हमेशा हैमरिंग करते रहते हैं कि भाई मतलब इट मीन्स हैमरिंग करना यानी कि वो आपको परेशान कर रहा है, आप कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हो, मीन्स आपको वहाँ समझने की ज़रूरत है कि भई यहाँ पे हमें इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। So it is common and normal for individual to feel stressed and worried in response of disease outbreak। चिंता की बात ही है, हम बिल्कुल फ्री नहीं हो सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेसर्स जो पर्टिकुलर कोविड-19 पैंडेमिक में आए दिख रहे हैं हमें, उससे हमें बचना है और बचना है कि हम दूसरों को भी अननेसेसरी परेशान ना करें। लाइक र्यूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे सोशल मीडिया बहुत बड़ा घर है, इसको हमें बचाना है। हमें बचाना है कि भाई हम कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पास करने से बचें। सोशल मीडिया को हम बचें। आप किसी भी र्यूमर को पहले आप चेक कीजिए कि रियली ये फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तभी आप उसे फॉरवर्ड करें। तो अपने आप से आँख बंद करके ये कोविड-19 पैंडेमिक कहीं देख लिया, तुरंत फॉरवर्ड कर दिया, नहीं। आप इतना ओवरफ्लो मत कीजिए, सोसाइटी में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, उससे आपको बचना है। सो क्लोज़र ऑफ स्कूल एंड चिल्ड्रन्स एक्टिविटी स्पेस, रियली हमारे चिल्ड्रन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशान हैं, क्योंकि उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गई है। सबसे बड़ा मेन जो उनका जो वर्क प्लेस था, स्कूल, वो बंद हो गया है। अब आप सोचिए कि हम जब सैटरडे संडे स्कूल नहीं जाते थे, तो हमारे ऊपर कैसा इम्पैक्ट होता था कि मंडे का हम वेट करते थे। बट इन दैट सिनेरियो अभी बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं, हाउ दे आर फीलिंग? तो आप उस बच्चे की मनस्थिति को भी समझिए और अकॉर्डिंगली आप बिहेव करें, प्लीज़। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, जो हमें घूमने की आदत थी, इतनी ट्रैवलिंग जिनका हॉबी रहा है, उनको कैसा फ़ील हो रहा होगा कि वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, घर में बंद है, वो बाहर जा नहीं रहे हैं। तो इन दैट सिनेरियो पॉसिबल जो एक्चुअल फिजिकल आइसोलेशन और क्वारंटाइन वाले सीन जो है, जो रियली इन्फेक्टेड हो गए हैं, वो क्वारंटाइन का फेज़ पूरा कर रहे हैं या उन्होंने किया है और उसके बाद भी उनके ऊपर जो है, वो ड्यूरिंग द क्वारंटाइन एंड आफ्टर क्वारंटाइन क्या स्ट्रेसर्स हैं, कैसे वो फ़ील कर रहे हैं। डिटोरिएशन ऑफ द ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एजेंसी, अरे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, ये सब तो बकवास है। आप जब उस डिसीज़ के क्लच में जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि है हाउ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, और वो भी एक लिमिट है उनके पास भी, वो लिमिटलेस नहीं है, फ्लॉलेस नहीं है, उनके पास भी एक एनवायरनमेंट है जिसके तहत ही वो फंक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, व्हेन आई वाज़ डिटेक्टेड कोविड-19 पॉज़िटिव कि मुझे कोरोना है, इन दिसंबर लास्ट ईयर दिसंबर 2020, सो उस टाइम मुझे ऐसा लगा, खुद को मैंने क्वारंटाइन कर लिया, मिलना-जुलना बंद, जबकि हमारे फ्रेंड्स उनको लगता था अरे तुमको तो कुछ नहीं हुआ है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुमने तो फेज़ पार कर लिया है, नाउ यू आर ओके। और उसके बावजूद भी मेरा आइसोलेशन पीरियड चल रहा है, बट दे आर ईगर टू मीट मी। अरे नहीं-नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, आई वांट टू मीट यू, मुझे आना है, मुझे ये हेल्प, वो दिस दैट। इस तरह से लोग किस तरह से अटैच हो रहे थे, फिर भी हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे नेबरहुड में जो लोग एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, ताकि दूसरों को ये इन्फेक्शन ना हो, और उस सिचुएशन में सिंगल जो एमएनसी के जो स्टाफ थे, जैसे जो गार्बेज कलेक्ट करने आ रहा है, कुछ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, लाइक जो हेल्थ प्रोवाइडर्स थे, मेडिसिन चाहिए आपको, आपको किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट है हेल्थ से रिलेटेड,
या फिर जो हमारे सोसाइटी में जिन लोगों को पॉइंट आउट किया गया था कि दे विल प्रोवाइड दिस सर्विसेज, उनका हेल्प काफ़ी ज़्यादा सैल्यूटेबल था। मैं उनको आज भी सैल्यूट करती हूँ और आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाउ दे आर कोऑपरेटिंग, और उस सिनेरियो से मुझे बाहर निकाला। तो अगर उस सीन में अगर सपोज़ दैट मैं घर में बंद हूँ और कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो आपकी मनःस्थिति कैसी होगी? या आप अपने सराउंडिंग से उतना वेल बिहेव्ड नहीं हैं और उस सीन में लोग आपको ज़रा-सा एक बार भी नहीं पूछते हैं कि भाई आप कैसे हैं? किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है? या आपके सामने आने से कतरा रहे हैं, तो आप कैसा फ़ील करोगे? एक बार ज़रूर एम्पैथेटिक फॉर्म में आप रियलाइज़ करेंगे, तब आपको इस डेडली डिज़ीज़ से फाइट करना या आप खुद का रिएक्शन देना बहुत आसान हो जाएगा। तो रिस्क ऑफ रिलैप्स समटाइम जैसे डिज़ीज़ हो गया, कुछ दिन के बाद अरे कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप फ़ील कर रहे हैं, आपको लगता है कि फिर से वापस तो मुझे नहीं हो गया या मुझे कोरोना ठीक ही ना हुआ हो। डॉक्टर बोल रहा है ना बिकॉज़ प्रोटोकॉल है, इस तरह की गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई थी कि आफ्टर 10 डेज़ और 7 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड, आफ्टर 17 डेज़ आपको रीचेक की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम बहुत लोग रीचेक भी करवा रहे थे, को किट की भी काफ़ी क्राइसिस हो गई थी और ऑन दैट सिनेरियो अगर जिन जो लोगों ने टेस्ट नहीं रिपीट कराया हो, क्योंकि एक सिंपल सा उसका फंडा था कि अगर आपको सिम्पटम नहीं है, देन इट मीन्स कि यू आर ओके। सिम्पटम्स है इट मीन्स कि इट इज़ अ मेन आइडेंटिफिकेशन मार्क कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ और उसके बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे थे। तो अगर इस तरह का भी फ़ील है कि नहीं वापस मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, तो ये भी एक बहुत गंदा मेंटल स्टेट क्रिएट करते हैं आप अपने आप में। तो फिर से या फिर आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट नहीं किया है, स्टिल आप पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हो, इतना होने के बावजूद भी इतने सराउंडिंग में आप रियल केसेस देखने के बाद भी, तो वो भी आपके लिए बहुत बुरा एक असर छोड़ता है। आप हेल्थ फैसिलिटी को अवॉइड कर रहे हो, आप या फिर रीच नहीं कर पा रहे हो। आपको ज़रूरत है हेल्थ फैसिलिटी अवेल करने की बट यू आर अनएबल टू गो इस डर से कि नहीं हॉस्पिटल जाएँगे तो वहाँ तो खतरा और बढ़ जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो कुछ कॉमन सिम्पटम्स जो अगर अदर के भी हैं मतलब दूसरे डिज़ीज़ के भी हैं और उस सिम्पटम्स को आप कह दो कि नहीं-नहीं इट इज़ टोटली रिलेटेड टू कोरोना, नहीं-नहीं मुझे तो कोविड-19 ही है और वो जब तक आप टेस्ट नहीं कराते हैं, जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता है आप स्ट्रेस में रहते हो। कंटीन्यूअसली एक ट्रिमेंडस आप प्रेशर में जी रहे होते हैं और रिज़ल्ट आने के बाद भी आपको ये भी फिर अगर कुछ ज़्यादा ही वरी आप हो जाते हो कि भाई ये रिज़ल्ट कहीं गलत तो नहीं है। मीन्स कि आपको रिज़ल्ट पे भी भरोसा नहीं हो रहा है, आप अपने दूसरे सिम्पटम्स को भी आप एसोसिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ना बिहेव करें। ये जो स्ट्रेसर्स है हर बंदा इंडिविजुअल है आप समझिए, जो दूसरे को हो रहा है आपको भी हो संभव नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ये डिफरेंसेस को समझना है। तो अगर कुछ केस स्टडीज़ आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी कि किस तरह से जो इसका सिम्पटम्स हैं, वो हमें अफेक्टेड कर रहे हैं। 1 मिनट यस। So, suppose that Mr. X is a 35-year-old bank clerk. एक पर्सन है, बैंक क्लर्क है, अंडरस्टूड? His bank is busy and mostly caters to clients from abroad. Recently, after the first few cases of COVID-19 were reported, he became a bit worried about the possibility of him getting infected. But since he has received gloves and masks, he is quite comfortable and carried out his work. The moment he comes home, he changes his clothes and washes his hands and as prescribed. But when he listens to the news on TV, he worries for some time as the weather he would infect his mother who is 90-year-old and living with him. This thought lasts for 10 to 15 minutes, but he can dismiss them and carry on with his routine. कितने लोग लास्ट में मैं किसी का एक्सपीरियंस चाहूँगी कि कोई शेयर करे कि इन कितने लोगों ने इस तरह का थॉट दिमाग में आया है। सारे प्रिकॉशंस के बाद भी उनको फ़ील हुआ है कि मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं आई एम द सिंगल वन जो बाहर में जा रहे हैं,
बाहर के सराउंडिंग से इंटरैक्ट हो रहे हैं और घर आकर के हम कहीं अपने बच्चों को या अपने सबसे जो 90 ईयर ओल्ड मदर है या जो भी पेरेंट्स आपके घर में रह रहे हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मिस्टर एक्स जो फील कर रहे थे, उनको जो थॉट्स बार-बार 10 से 15 मिनट तक आई थी, जब उन्होंने अपना पूरा अ, एक प्रिकॉशन मेंटेन किया पूरे दिन का। शाम में आकर घर में वो उसने पूरी सफाई की भी प्रोटोकॉल्स मेंटेन की। स्टिल ही और ही हैज़ अ स्मॉल थॉट कि कहीं मुझसे मेरे से इन्फेक्शन दूसरों को तो नहीं आ रहा है, जो हमारे साथ रह रहे हैं। तो ये जो था एक थॉट आया उनके माइंड में, इससे कोई आपका इम्पेयरमेंट नहीं हुआ आपके डेली फंक्शनिंग में, सिर्फ आपके माइंड में एक थॉट क्लिक किया कि इट मे बी पॉसिबल। So occasional psychological symptoms without any major impact on his life is normal in the current scenario. ये बिल्कुल नॉर्मल है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इतना ये थॉट भी आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए बिकॉज़ तभी हम मोस्ट पर्टिकुलर वे में अवेयर होंगे कि भाई हमें जो है अवेयर करना है खुद को कि ये भी एक पॉइंट है जहाँ हमें प्रॉपर टेक केयर करना है। सो दिस इज़ द नॉर्मल। इसको आप नहीं बोलेंगे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस अगर 0.1% भी ये थॉट एक नॉर्मल रूटीन में भी आपको आता है। नो, दिस इज़ नॉट द सिंगल सिम्पटम ऑफ और सिग्नल ऑफ मेंटल इलनेस। सो दिस इज़ ओनली अ एंग्ज़ियस थॉट जो नॉर्मल है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में अगर जैसे ही आपको सराउंडिंग में इस तरह के केसेस आते हैं, सिंपली रीएश्योरेंस की ज़रूरत है वहाँ पे। आप उनको रीएश्योर करें। एक बार उनके बिहेवियर पैटर्न को असेस करें कि यस, तुम्हें कहाँ डर लग रहा है, कौन-सी वजह है जिससे ये थॉट तुम्हारे माइंड में आया है। उनको रीएश्योर करिए कि नहीं-नहीं दीज़ आर द नॉट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको ज़्यादा फोकस ना करें। सिर्फ आप प्रोटोकॉल को मेंटेन कीजिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस को लीजिए। यू आर फाइन। तो इस तरह से केस आपके वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है। तो सिंपल एक एंग्ज़ियस थॉट आता है जो एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है। उसी तरह से एक केस स्टडी हम दूसरा लेते हैं जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को शो करता है। इट इज़ नॉट बेसिकली अ, डिजीज़ केस कैटेगरी में हम भेजेंगे इसको डिजीज़ इन द सेंस साइकोलॉजिकल इलनेस। आज हम सिर्फ साइकोलॉजिकल इलनेस की बात कर रहे हैं। तो एक मिस्टर वाई है 40 ईयर ओल्ड जो ओल्ड कलीग हैं मिस्टर एक्स के जैसा कि अभी हमने मिस्टर एक्स को देखा, तो उनको सिंपल एक थॉट आया था, नॉर्मल थॉट आया था, वरीड थे वो। हाउएवर हैज़ बिकम वेरी एंग्ज़ियस। वो बहुत एंग्ज़ियस है एज़ ही वरीज़ दैट ही मे गेट इन्फेक्टेड। जैसे बैंक में ही हैं वो भी और उनको लगता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए। यानी कि फर्स्ट केस में क्या था, उनको डर था कि मेरी माँ मुझसे इन्फेक्टेड ना हो जाए बिकॉज़ शी इज़ 90 ईयर ओल्ड लेडी एंड नाउ हियर ही इज़ फीलिंग कि कहीं वो खुद तो इन्फेक्ट नहीं हो गए हैं। So the bank authority has have provided him sufficient personal protection equipment like mask and gloves and etc. जो भी आप यूज़ करते हो which he knows is sufficient protection, but he is anxious and tense most of the time. यानी कि दिन भर में उनको हमेशा ये बार-बार रिपिटेटिव थॉट्स आ रहा है। अ, उसने सारा प्रिकॉशन लिया उसके बावजूद भी और उस रिपिटेटिव थॉट की वजह से वो काफ़ी एंग्ज़ियस हैं, टेंस्ड हैं, उनके चेहरे से दिख रहा है कि ये काफ़ी परेशान लग रहे हैं। क्यों परेशान लग रहे हैं? कहीं मैं इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया हूँ? सिर्फ़ एक छोटी-सी भाव को लेकर के और वो पैनिकली समटाइम्स बिहेव कर रहे हैं एंड एट होम ही बिकम एंग्री फॉर ट्रिवियल रीज़न्स। हिज़ स्लीप पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। उनका फूड का पैटर्न अब उनको खाना-पीना भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब जैसा कि आप एक देखते हैं कि आपका टेस्ट चला जाता है कोविड में। अभी देखिए वो पैनिक हुए हैं, इसकी वजह से उनको खाना अच्छा नहीं लग रहा है ना? जैसे ही आपके घर में अगर आपके सराउंडिंग में कुछ बुरा होता है अनएक्सपेक्टेड, आपकी भूख मर जाती है। आपको कोई भी वही चीज़ जो आपको टेस्टी लगता है, इन दैट सिनेरियो बिल्कुल बुरा लगता है। तो रीज़न इज़ हियर अनदर बट वी आर एसोसिएटेड विद दिस कोरोना वायरस और जो उनका जो फ़ियर है। तो ही कंटिन्यूअसली वॉच्ड व्हाट्सएप मैसेजेस क्या कुछ नया आया है क्या? एक बार फिर से ज़रा देखें, कुछ भी अगर बेल नोटिफ़िकेशन आ रहा है,
तुरंत वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस, एंड कीप द उन अपनी उनकी आंखें जो हैं वो 24 घंटे न्यूज पे लगी हुई है, इंटरनेट पे वो हमेशा डेटा देख रहा है। ही मैनेजेस टू डू हिज वर्क बट ऑफन गोज ओनली बिकॉज ऑफ हिज वाइफ इंस्टेंसेस। अगर उसकी वाइफ बोल रही है तुम्हें जाना है, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग, अदरवाइज उनका सारा ध्यान उस इस इंफॉर्मेशन लेने में, व्हाट्सएप में, न्यूज में एंक्सेस होने में लगा हुआ है। अब उनका क्या है, ये हाइटेड एक्सपीरियंस एंजाइटी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिगार्डिंग इन्फेक्शन को लेकर के, बट आर स्टिल मैनेजिंग टू कैरी ऑन। लेकिन फिर भी वो ऑफिस जा रहे हैं, काम करना उन्होंने नहीं छोड़ा है। दिस कुड पॉसिबली रिप्रेजेंट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, यानी कि घर, ऑफिस और कोरोना वायरस, ये 3 जगह के एडजस्टमेंट को वो कर नहीं पा रहे हैं। वाइफ बोल रही है इसलिए ऑफिस जा रहे हैं, उनको ऑफिस में काम करना है इसलिए काम कर रहे हैं, बट वो एक फ्रेश माइंड से नहीं काम कर रहे हैं। उनके माइंड में एक अलग सा फितूर चल रहा है कि भाई दिस सराउंडिंग इज नॉट गुड फॉर माय हेल्थ, यहाँ मैं इन्फेक्टेड हो सकता हूँ या लगता है कि हो ही गया हूँ। तो इस तरह से उनका मन जो है क्या करेगा, अब ऑफिस जाने से भागेगा कि नो, दैट इज द, अब तो वो कोरोना लगता है कि वो हब बन गया है, अगर मैं ऑफिस जाता हूँ पक्का मैं तो अब गया। तो ये एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, इसके लिए भी आपको वरीड नहीं होना है। सिंपली आप अपने एंग्जायटी को मैनेज कीजिए, आप रियलिटी परसेप्शन कीजिए, बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाएँगे। सो अगर थर्ड पीरियड, पहला क्या था, एक छोटी-सी थॉट हमारे माइंड में आई, सेकंड हमारा एडजस्टमेंट खराब हुआ, और अभी क्या है, वो कंटीन्यूअस हम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गए हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं इसको। मिस एन इज अ हाउसमेट। Her husband lost his job in the textile shop as it closed down, after which she has become sad and withdrawn. She has reduced interaction with others, including her neighbors to whom she was close to. She has become very slow in her work and feels tired almost all the time. She has made a lot of mistakes in her cooking and reports that she cannot remember things. Abhi, when asked, she reports that she has become very sad and worried after her husband's job loss. Now she is only earning member. There are debts and she feels that she will not be able to repay. Her husband has also become more irritable and is drinking more. She feels hopeless and thinking of die, but feels she needs to go at least because of her 2 young kids. देखिए, अभी डिप्रेशन क्या है, बिकॉज यहाँ जो स्ट्रेसर्स हैं, उसके हस्बैंड की जॉब चली गई है क्लोज डाउन लॉकडाउन की वजह से, और वो काफी कंटिन्यूअसली क्लोज है। वो सैड फील कर रही है, विड्रॉ टेंडेंसी है। उसको लग रहा है कि भाई क्या हो गया मेरे सराउंडिंग में। जो भी आप अगर स्लाइड आप देख पा रहे हैं, तो ये जो रेड मार्क्स हैं, these are the symptoms of psychological साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है। वो होपलेस है बिकॉज उसके पास एक रीजन है कि हस्बैंड की जॉब चली गई है, बट इसको पॉजिटिवली ना लेकर के अभी वो क्या है, वो निगेटिवली खुद में उसको इनकलकेट कर रही है कि भाई अब हमारे ऊपर इतना लोड है, हस्बैंड का जॉब चला गया, अब मैं पे नहीं कर पाऊंगी जॉब। लेकिन वो काफी होपलेस है, अब लगता है कि वो मर रही है, बट उसके 2 बच्चे हैं जिसके लिए उसको ऑफिस जाना ही जाना है। तो यहाँ क्या है, अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट ऑफ पैंडेमिक। इकोनॉमिक यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिकल स्ट्रेसर्स है, वो जो सोशल कॉस्ट हमारा सोसाइटी में हुआ है शटडाउन की वजह से, जॉब एंड लाइवलीहुड लॉसेस हुआ है, जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अराइज हुए हैं सोसाइटी में। और यहाँ पे जो है मिस एन जो है वो डिप्रेशन शो कर रही है बिकॉज शी इज फीलिंग वेरी सैड एंड लो फील कर रही हैं। तो अगर डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, अगर इस तरह का सिम्टम्स है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट्स व्हाई आई एम डिस्क्राइबिंग हियर। लो मूड, आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं आपका मूड अप नहीं हो रहा। डिक्रीज ऑफ लॉस ऑफ कैपेसिटी टू एंजॉय थिंग्स, आप जिन चीजों को पहले एंजॉय करते थे, नाउ यू आर अनेबल टू एंजॉय देम। डिक्रीज एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी नहीं है।
marked tiredness after even minimum effort, reduction of activity or feeling restless, lowered attention, concentration, you are unable to focus on your task, loss of self esteem, self confidence बिल्कुल खराब हो गया है, आइडियाज दैट वन वर्थलेस, अब तो मैं कोई काम का नहीं हूँ, मेरे साथ पता नहीं इतना गलत हो गया है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेस, अब मेरे मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, दुनिया में आप मतलब अपने सराउंडिंग को बिल्कुल नील देखने लगते हो। जहाँ तक कल तक वही सराउंडिंग आपके लिए बहुत अच्छा था और अब कहते हो भगवान मुझे अब उठा ही लेता तो अच्छा होता। इस तरह के विशेष आते हैं या सुसाइडल थॉट्स भी आएगा कि मेरा जीना बेकार है, अब मैं बिल्कुल अब दुनिया में तो रहना ही बकवास है, अब इस तरह से और कुछ लोग अटेम्प्ट्स भी ले रहे हैं। कोविड-19 में मैं बता दूँ सुसाइडल रेट बढ़ा है ड्यू टू डिप्रेशन और जो डिप्रेशन का सीन हुआ है। स्लीप और एपेटाइट भी आपकी खराब हुई है। क्यों खराब हुई है? यू नो वेरी वेल बिकॉज़ आपने अपना रूटीन बिल्कुल खराब कर लिया है डे टू डे लाइफ का। तो दैट इज़ द मेन रीज़न जिसको आपको ठीक करना है, अगर जिनका रूटीन खराब है। So when subjects have most symptoms and are severely dysfunctional or have persistent thoughts of death, self-harm, suicide, उसको immediate mental health specialist के पास आपको रेफर करना है विदाउट टेकिंग एनी चांस। आप प्लीज उनको रेफर कर दीजिए क्योंकि वो कभी भी आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो मेजर स्ट्रेसर्स यहाँ पे एन के पास क्या था? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो आज के डेट में बहुत सारे लोगों के पास है। अ, वो उनको इस तरह से अगर उनका जॉब चला गया है उनके हस्बैंड का, बट शी इज अर्निंग ना, कुछ टाइम के लिए ये सीन हुआ है, कुछ आफ्टर टाइम कुछ समटाइम्स ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है जिसको आपको अपने सराउंडिंग्स में आप भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप किसी पर्सन को आप एनालाइज़ करेंगे, एसेस करेंगे, तो उसके लाइफ से ही जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन भी वही है, बाहर कहीं नहीं है। तो आपको सर्च आउट करना है, उसको बताना है, आप उसको होप देना है, एक रे आपको दिखानी है ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल सके। तो डिप्रेशन को हमें बढ़ने नहीं देना है। ज़रूरत पड़े तो मेडिकेशन रेफ़र मैंने इसीलिए कहा कि आपको इमीडिएट रेफ़र करना चाहिए मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल के पास क्योंकि ताकि उनकी मेडिकेशन स्टार्ट हो सके और जो एक बहुत ही खराब सिम्पटम्स आ रहा है, वो कहीं रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, इस चीज़ से आपको देखना है। कुछ एक वरिड बेल एक और सिम्पटम्स है कि वरिड बेल एक केस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। A 60-year-old lady consult a physician with dry cough of 1 month duration and no other symptom. मुझे भी ऐसा हुआ था। मैं हमेशा कंप्लेन करती थी आफ्टर कोविड कि मुझे लगता है कि मेरे थ्रोट में अभी भी इन्फेक्शन है बिकॉज़ जब बात करते-करते मेरा गला सूखने लगता था या फिर एक इरिटेशन से डेवलप होती थी बात करते-करते खाँसी आ गई। तो वो 1 मंथ से ज़्यादा चला गया 2 और 3 मंथ्स हो गया मीन्स मार्च और फ़ेब तक मैं डिस्टर्ब रही। तो बट इट इज़ ओनली अ सिम्पटम कि थोड़ा अफेक्ट हुआ है बट इट इज़ नॉट द सिम्पटम कि अभी भी आपको कोविड है। सो दिस द जो फिजिशियन था उन्होंने एक्सप्लोर और भी अदर सिम्पटम्स किए उसके साथ-साथ ड्राई कफ के साथ-साथ, इनको फीवर भी है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी है एंड कुछ और सिम्पटम्स ऐड किए। बट ऑन एग्जामिनेशन द रेस्पिरेटरी सिस्टम वाज फाउंड टू बी totally normal. The physician explains that this is probably an allergic dry cough, obvious है, and prescribes some required medicine. However, the patient request for the COVID-19 test. डॉक्टर ने अपना काम कर लिया, फिर भी पेशेंट उसको अ, जोर दे रहा है कि भाई मेरा कोविड टेस्ट लिख दो, मुझे टेस्ट कराना है। एंड कोविड टेस्ट कराया भी गया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पेशेंट एंड कोविड टेस्ट भी है वो थैंक गॉड नेगेटिव आया है। अब शी इज वरीड दैट शी माइट हैव कॉन्टैक्टेड द इलनेस दैट शी इज एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू हर advanced age. The physician tries to reassure her, explains that the nature of her symptoms does not uh, warrant further investigation. The patient continues to express worries and appears overtly concerned about her health.
फिजिशियन ने एक बार चेक कर लिया, टोटली वो बता रहा है कि यू आर नॉर्मल, इट इज ओनली अ एलर्जिक ड्राई कफ, बट स्टिल यू आर वरिड कि मैं हाई रिस्क हो सकती हूँ, मैं कॉन्टैक्ट में आई हूँ। तो इसको वरिड वेल ही बोलिए, कोई दूसरा टर्म आप ना दें। ये केस मैं इसीलिए प्रेजेंट कर रही हूँ फ्रेंड, ताकि आप एप्रोप्रिएट वे में समझ सकें कि हर चीज को हम कॉमनली नाम दे देते हैं। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अरे वो उसका दिमाग खराब हो गया है, नहीं। हर चीज, हर सिम्टम का एक उसका प्रिस्क्राइब्ड एक डेफिनेशन है, उसके अंदर ही आप उसको समझें। नहीं तो फिर क्या होता है, छोटी चीज भी बड़ी दिखने लगती है आपको। कुछ सब्सटेंस यूज भी बढ़े हैं इस कोविड में, जैसे अल्कोहल और टोबैको का यूज बढ़ा है। लोग सोशल आइसोलेशन में है, तो प्लेजर सीक करने के लिए ड्यूरिंग आइसोलेशन पीरियड, या फिर अपने एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए उन्होंने सब्सटेंस का यूज करना शुरू कर दिया। और एक दिन वो सब्सटेंस यूज अब्यूज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी दिखने लगे आपके मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ पे। तो इस तरह से वो डिपेंडेंट हो गया है, एडिक्टेड हो गया है। तो फ्रेंड्स, इससे हमें बचना है। एडिक्शन समझना चाहिए आपको कि हम जितना यूज कर रहे हैं, कहीं हम एडिक्टेड तो नहीं हो रहे हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर, इस तरह से सब्सटेंस डिसऑर्डर एंड एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। कुछ डिसऑर्डर जो रिपीट एक्सेसिव वरिंग हो रहे हो, जैसे अभी आपने एक वरी का केस देखा, बट जब आपको एक्सेसिव वरीनेस हो रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, लाइक पुअर कंसंट्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, मसल्स में आप टेंशन फील कर रहे हो, टाइट फील कर रहे हो। तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स लाइक आपका लाइट हेडेड, palpitation, dizziness. So these are the symptoms. You are not okay. You have to identify it, and proper diagnosis is required कि in which category you are fulfilling your mental health. आपको उसको सुधारना है। पैनिक डिसऑर्डर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इतना ज्यादा पैनिक करने लगते हैं कि उनको फिट तक आने लगती है। समटाइम्स वो 1 मिनट का होगा, आधा मिनट का होगा, बट वो अ, उसके मन में फिर ये भी एक फियर आ जाता है कि कहीं मुझे फिर से वापस अटैक तो नहीं आ जाएगा। वापस वो सराउंडिंग को वो देख के ट्रिगर तो नहीं, उसका ट्रिगर होने लगता है। तो इस तरह से मेनी ऑफ द पेशेंट जो है फील करते हैं कि अब वो मर ही जाएंगे। इस तरह का गंदा उनका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है इस इमरजेंसी सिचुएशन में। तो फोबियाज, कुछ लोग क्लस्ट्रोफोबिया, लाइक वो भीड़ में जाने से बचने लगते हैं। जहाँ उनको लगता है कि भीड़ में जो गए तो हम पक्का हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो अब उनको क्राउड से डर लगने लगा है। कुछ लोग अगर घर में हैं तो उनको बंद कमरों से डर लगने लगा है। तो इस तरह से फोबियाज भी होते हैं। डिसऑर्डर ड्यूरिंग कोविड-19 हुए हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इट कि इसका रीजन क्या है। आपको बेहतर अंडरस्टैंड करना है। कुछ ओसीडीज हुए हैं, लाइक आपके रिपीटेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, एक्सपीरियंस आप कर रहे हो कि मुझे इन्फेक्शन लग जाएगा। अब इस रिपीटेटिव थॉट्स को रोकने के लिए अब लगा कि मुझे लगता है इन्फेक्शन हुआ है, आप तुरंत हाथ धोने चले गए अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए। अब वो जो बार बार हाथ धोना है, बार बार चीजों को सफाई करना है, अब वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपके रिपीटेटिव थॉट्स एक कभी समटाइम वो सस्पेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप किसी चीज को छूने में डरोगे कि यहाँ तो लगता है कि प्रॉब्लम ही है भाई, यहाँ तो वायरस ही है। अब नॉर्मल भाई आप अपना ब्रेन अप्लाई करो कि क्या हो सकता है। अगर नहीं तो वाई यू आर वरिंग। आप उसको कुछ इतना ज्यादा आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो कि कुछ आपको तरह तरह की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ फॉल्स बिलीफ आप कर लेते हो कि ये बंदा पक्का, अगर फ्रंट लाइन वर्कर है, ये बंदा पक्का यहाँ पे जो इन्फेक्शन फैलाएगा, अब इससे दूर रहना है। तो कुछ फॉल्स बिलीफ्स आप अपने पुअर सेल्फ केयर के वजह से भी, दूसरों की वजह से भी आप पालने लगते हैं, और वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम जो अभी हमने रिकॉग्नाइज किया है ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो अब हम कोपिंग स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। एज अ पेरेंट्स आप अपने चिल्ड्रन को हेल्प कर सकते हैं एक्सपोज टू इंफॉर्मेशन, जैसा कि टीवी चैनल पे, न्यूज पे, मीडिया, सोशल मीडिया पे भरमार है इंफॉर्मेशन की। आप एश्योर करें कि आपका बच्चा जो है क्लियर इंफॉर्मेशन एक रिलायबल सोर्स से ही ले। आप कंफर्म कीजिए कि जो अगर कुछ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है,
आप उसको समझिए, एप्रोप्रिएट आंसर कीजिए और कंफर्म कीजिए कि इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ से एक्सेस किया है, और उसको प्रमोट कीजिए कि भाई इनकरेज करिए कि आप रिलायबल सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप उसके सामने कुछ डिस्कस करने से जो फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स हैं, बचिए उससे, क्योंकि उसका भी एक इनसाइट अनकॉन्शियसली इफेक्ट पड़ता है। आप चिल्ड्रन को जो है एक्सेसिवली एक्सपोर्ट हो रहा है वो इस पैंडेमिक में, आप एश्योर कीजिए कि नहीं हो। सो उनको ऑनेस्टी के साथ उसको उसको आंसर करेंगे आप कि व्हाट इज, अगर वो कोई सवाल आपसे करता है तो आप प्रॉपर वे में आप उसको आंसर कीजिए। जैसे अभी एक 5 साल की बच्ची है हमारे कलीग की, उसकी दादी एक्सपायर हो गई ड्यू टू कोविड। अभी उस बच्चे के मन में था कि मेरी दादी जो है अभी तो बाहर गई हैं, बट उनके पेरेंट्स ने उसको प्रॉपर बताया नहीं कि तुम्हारी दादी एक्सपायर हो चुकी हैं, अब नाउ शी विल नॉट कम। अभी वो बच्ची ऐसी है, दादी के सामान के साथ घर में ही मेरी दादी आएंगी, अगर उनके रूम को ऑक्युपाई कर लिया गया है तो अभी वो इतना पैनिक हो रही है कि मेरे दादी के रूम में तुम क्यों एंटर कर रहे हो, वो आएंगी तो कहाँ सोएंगी, उनकी चीजों को क्यों हटा रहे हो। तो इन चीजों को आप अननेसेसरी की चीजों को बच्चे के साथ डील कर रहे हो। सिर्फ अगर एक फैक्ट आप उसके साथ आप शेयर करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर कि नाउ शी इज नो मोर एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, आप प्रॉपर तरीके से उसको बताइए, तो शायद ये पैनिक सिचुएशन ना आए। तो आपको प्रॉपर हैंडल करना है अपने बच्चों के साथ। उनका प्रॉपर मील का टाइमिंग, उनका बेड टाइमिंग आप एश्योर कीजिए। आप देखिए कि वो प्रॉपर कुछ इंडोर एक्सरसाइजेज वो कर रहा है कि नहीं, उसके साथ आप कंफर्म कीजिए। कुछ योगा, स्ट्रेचेज, स्किपिंग, इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ उनको प्रमोट कीजिए कि तुम अपने एकेडमिक वर्क को अपने दोस्त के साथ आप इंटरेक्शन, फ़ोन के ऊपर आप लोगों के साथ उसको प्रमोट कीजिए कि किसी का हाल-चाल लो, उनके साथ बात करो, फैमिली मेंबर्स के साथ। इस तरह से उनको आप एंगेज कराइए। फैमिली टाइम आपको स्पेंड करना है, क्वालिटी ऑफ टाइम। आप इस टाइम को आप इस तरह से फ़ील कीजिए कि गॉड ने हमें एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी है, जो हम आज तक भाग रहे थे, अभी फैमिली के साथ रिकनेक्ट होने का एक बेटर अपॉर्च्युनिटी है। उनके साथ आप कार्ड्स, उनके इमोशनल इश्यूज़ को समझ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, जो आप चाइल्डहुड में किया करते थे और नाउ अ डेज़ तो हम लोग टोटली भूल गए हैं। अगर फिर भी कुछ भी चाइल्ड मेंटल इलनेस कंप्लेन करता है, तो डॉक्टर्स के साथ आप फ़ोन पे या ईमेल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, उनके साथ आप शेयर करें। और अपना भी ध्यान आपको रखना है, बिकॉज़ यू आर केयरगिवर। आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, आप भी अपने आप को ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स शुड कभी-कभी क्या है, वो इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस को जो एडोलसेंट में हम देखते हैं, उसका आपको कीप फोकस रखना है कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें डेंजरस हो सकती हैं। उनको प्रॉपर सुनिए, एक्नॉलेज कीजिए, उनके डाउट को क्लैरिफाई कीजिए, उनको रीअश्योर कीजिए, उनमें होप आप जगाइए, बिकॉज़ बच्चे जो हैं स्कूल बंद होने की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। आपको उनके इमोशनल नीड को, क्योंकि वो फ्रेंड के साथ मिल नहीं रहे हैं, समझना है, उसको प्रॉपर रिज़ॉल्व करना है। कुछ बिहेवियरल एडिक्शंस हुए हैं, लाइक अभी सोशल मीडिया यूज़ करने से वो गैजेट पे टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं। बट आपको इंश्योर करना है कि वो लिमिट टाइम में गैजेट यूज़ करें, क्योंकि जब आप उनको खाली छोड़ेंगे तो ऑब्वियस है वो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से ही अटैच होंगे। तो उनके साथ आप हेल्दी टाइम, हेल्दी एक्टिविटीज़ को आप कीजिए, ताकि वो जो गैजेट पे डिपेंडेंसी है वो उनका कम हो, जब ज़रूरत के हिसाब से ही उसे यूज़ करें। तो इस तरह से अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा अगर अब आपके बच्चों में किसी भी तरह का मेंटल इलनेस आपको लगता है कि दिख रहा है, तो आप प्लीज़ आप कंसल्ट करें। प्रेग्नेंट वुमेन काफ़ी ज़्यादा इसमें अफ़ेक्टेड हुई हैं, उनको लगता है कि हाउ कैन आई प्रिवेंट माय सेल्फ फ्रॉम गेटिंग द इन्फेक्शन। जो बेबी है वो कैसे, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? वो कैसे, उसका हस्बैंड जो है, विल माय मदर और हस्बैंड बी अलाउड टू स्टे विद द डिलीवरी और लैटर? इन सब तरह के हॉस्पिटल में पता नहीं क्या होगा, वहाँ कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। मुझे टेस्ट एक बार फिर करा लेना चाहिए, सैनिटाइज़र का क्या इफ़ेक्ट होगा उसके हेल्थ पे? तो इन सब तरह का जो है एक प्रेग्नेंट वुमन में काफ़ी ज़्यादा उनमें देखा गया है कि इन सब तरह के सिचुएशंस आए हैं। तो उनको पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देखा गया है कि क्या मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं, इम्यूनिटी उसकी कैसी है, उसको क्या मैं ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ कि नहीं? तो कहीं चांसेस तो नहीं है इन्फेक्शन के?
तो ये प्रॉपर क्वेश्चंस जो हैं उनको हमें एड्रेस करना है प्रॉपर वे में, ताकि वो रिपिटेटिव थॉट्स उनके माइंड में ना आए। जो पर्सन जो विथ डिसेबिलिटी है, उनके साथ भी काफ़ी बहुत सराउंडिंग में हमें प्रॉब्लम फ़ील कर रहे हैं। वो अपने आप को बर्डन फ़ील करते हैं, उनको लगता है कि मेरे ऊपर वो एक थॉट उनके माइंड में आता है कि मेरा केयर गिवर अगर बीमार हो गया, तो कैसे वो मेरा हेल्प करेगा? वो काफ़ी इस प्रॉब्लम से उसके अंदर जो है प्रॉब्लम फ़ील होती है कि क्योंकि वो डिपेंडेंट है। वो कहीं अब खुद से वो काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से कुछ सोशल स्टिग्मा हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स कि बी काइंड टू ऑल पीपल अफेक्टेड, जो अफेक्टेड हुए हैं या फिर जो नहीं हुए हैं, जो आपके सराउंडिंग में हैं, उनके साथ आप काइंड रहिए, उनको सोशल स्टिग्मा और के तरह उसको डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। जो पर्सन इन्फेक्टेड हुए हैं या फिर फैमिली मेंबर्स इन्फेक्टेड हुए हैं, उनको प्रॉपर आप केयर फुल प्रिकॉशन के साथ करना है हमें। आपको कभी नहीं बोलना है कि ये एथनिक ये ग्रुप तो एकदम प्रोन है, इसको होना ही है, या फिर ये देश ऐसा है जैसा चाइना को हमने लेबलाइज़ कर दिया। कुछ अगर कंट्री हमारे सराउंडिंग में भी ले लें, तब्लीगी ने ही ऐसा बिहेवियर किया था, उसने ही कोरोना वायरस फैलाया है। तो इस तरह से प्लीज़ आप स्टिग्मा मत पालिए मन में, ताकि ना कि आपको डिस्क्रिमिनेशन का मौका मिले। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ इंडिविजुअल, ही और शी इज़ अ इंडिविजुअल। उसने बिहेवियर करा है, उसको प्रॉपर अ, आपको फ़ोकस करना है। कुछ रिक्वेस्ट हैं मेरे, पब्लिकली मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पीपल हू आर अफेक्टेड बाय कोविड-19 हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड दे डिज़र्व आवर सपोर्ट, कंपैशन एंड काइंडनेस। प्लीज़ डोंट blame them. To reduce stigma, don't label people as COVID-19 पेशेंट्स। आप उनको ऐसे मत बोलिए कि इस कोविड-19 ये तो कोविड-19 पेशेंट है। एक जोक रन कर रहा था व्हाट्सएप पे, भूतपूर्व कोरोना मरीज। प्लीज़ इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा मत दीजिए। The sudden and near constant stream of news reports about the outbreaks can cause anyone to feel worried. रूमर्स को मत बढ़ने दीजिए प्लीज़। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बी सपोर्टिव ऑफ अदर्स। असिस्ट करना है हमें विथ फुल प्रोटोकॉल मेंटेनेंस एंड सपोर्ट करना है। कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड एंड इज़ लाइकली टू अफेक्ट पीपल हैज़ मेनी कंट्रीज़ एंड मेनी जियोग्राफिकल लोकेशन। सो उनको आप लेबल मत कीजिए, क्योंकि ये नेशन वाइड है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। बी एम्पैथेटिक। आपको आप उसके जूतों में पैर रख के देखिए कि पेन कैसा होता है, साइज़ किस तरह का है, हाउ शी और ही इज़ फीलिंग, तब आपको समझ में आएगा कि हाउ मच ही इज़ इम्पैक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ। सो पीपल जो आइसोलेशन में रह रहे हैं, क्वारंटाइन सिचुएशन में रह रहे हैं, उनके लिए हम ट्राई एज़ मच एज़ पॉसिबल टू कीप टू योर पर्सनल डेली रूटीन मेंटेन करिए। अपने हेल्दी एक्टिविटीज़ को आपको मेंटेन करना है। आप अपने रिलैक्सिंग एक्सरसाइज़ को एन्जॉय कीजिए। कीप पर्सपेक्टिव जो आईटीज़ में आप उनको हेल्दी आईटी कुछ रूटीन वे में आप उनको फॉलो थ्रू आप लव्ड वन्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने फिजिकल कॉन्टैक्ट को लिमिट करिए आउटब्रेक्स को रोकने के लिए। यू कैन स्टिल स्टे सोशली कनेक्टेड विया ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज देखिए इतने बड़ा सीन में भी हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ अटैच है थ्रू सेमिनार, तो कहाँ हमारे लिए ये एक बुरा तो नहीं है, वी आर स्टिल एबल। तो यानी कि पॉजिटिव यूज़ करना है हमें अपने एनवायरनमेंट का, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं अ, तो अ, क्या मिनट डीलिंग विद पैंडेमिक ट्रॉमा, टेक अ ब्रेक फ्रॉम मीडिया। आप अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उससे ब्रेक लीजिए, और आपके सराउंडिंग में और लोग भी घर में रहते हैं, आपके नेबरहुड में हैं, घर में, तो उनके साथ आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आप खुद का बॉडी केयर लेना है आपको। आपको जो भी चीज़ें आपके पास हैं, छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, उसको एन्जॉय कीजिए। अ, कुछ रीज़न आप फाइंड आउट कीजिए कि आप ग्रेटफुल फ़ील कर सकें। खुद को ग्रेटफुल फ़ील कर सकें कि यस, आज मैंने कुछ अच्छा किया है। आप रीज़न फाइंड आउट कीजिए, आपके सराउंडिंग में है। वो रीज़न आपको एक पर्पस ऑफ लाइफ़ दे सकता है। आप अच्छा फ़ील कर सकते हैं, दूसरों को फ़ील करा सकते हैं। लोगों के साथ कनेक्ट होइए, फाइंड टाइम एंड स्पेस फॉर क्वाइट, और इन सारे एक्टिविटी के पास कुछ देर अपने आप के साथ भी बैठना सीखिए, यानी कि जिसको मेडिटेशन कहते हैं। प्लीज़
डू इट फॉर 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, एज पर योर कैपेसिटी। आपको करना है, बिकॉज ये मोमेंट आपको लाइफ में बहुत बल देता है, आप आगे जा सकते हैं बहुत ही। सो एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे फाइनली, मास्क कोविड जैसा मास्क नॉट योर इमोशन। आपके इमोशंस को मास्क मत कीजिए, प्लीज इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू थैंक अमरेश जी। थैंक यू सो मच मैम। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हालात के साथ ताल्लुकात बदल गए, हालात के साथ ताल्लुकात बदल गए, जिससे गले मिलते थे अब हाथ मिलाया न गया। वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से मैम आपने इस कोविड के समय में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, आपने बताया। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा, अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। लेकिन मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी में वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। लोग बाग वैक्सीनेशन से दूर भागते हैं क्योंकि उससे बुखार वगैरह आता है और दिक्कतें आती हैं। तो क्या वैक्सीनेशन सही रहेगा? मैंने अभी तक इस वैक्सीनेशन के बारे में अब खुद को तो लगा लिया, लेकिन अभी फैमिलीज वगैरह को नहीं लगा रहा हूँ, अपनी मदर तक को नहीं लगाया। थोड़ा प्लीज आपको इसके यस, बारे में मुझे आपको बताइए। थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जिसको आपको कंसिडर करना है। जैसे कोई आपके फैमिली में मदर वगैरह आपने बताया, तो जो ओल्ड एज पे हैं आपके घर में जो पर्सन है, उनको डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए कि कोई और अदर प्रॉब्लम तो नहीं है। और जैसे ही आप कोई डेडली डिजीज, सपोज दैट कोई पहले से कैंसर से ग्रसित है, कुछ और लाइफ लॉन्ग डेडली डिजीज लाइक डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उस सीन में नॉर्मल, जब वो पेशेंट नॉर्मल हो, ऐसे भी जब आप याद कीजिए बचपन में आप वैक्सीनेशन के लिए जाते थे, अगर बच्चा बीमार है इन द सेंस कि फीवर भी है, टेम्परेचर है उसको, या कुछ और प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर मना कर देता था। उस समय उसको दवा नहीं देता था जब तक कि वो ठीक नहीं हो, या फिर उसको अगर माइल्ड है तो उसको ठीक करने के लिए वो पहले मेडिसिन देता था। सेम वैक्सीनेशन वही है जो हम बचपन में लेते थे, बचने का एक उपाय। गारंटी बिल्कुल नहीं है कि हम ले लिए तो गारंटेड हो गए, अब आपको हीरो नहीं बनना है। उसी तरह से अगर पेरेंट्स का है सीन, आप एसेस करिए कि किसी और तरह की बीमारी उनको है तो नहीं, अगर है तो फिर आप डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर विल एग्जामिन देयर हर हिज और हर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली वो आपको सजेस्ट करेंगे कि वैक्सीन कब लेना है, कैसे लेना है। वैक्सीन से डरना नहीं है। देखिए, गलती जो भी केसेस हम सुन रहे हैं, क्यों फियर है? न्यूज, हमारे सराउंडिंग में जो सीन आया है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ एक्सपायर हो गए, नहीं, वैक्सीन लेने के बाद एक्सपायर नहीं हुए, उनको ऑल अदर अनदर प्रॉब्लम था जिसके वजह से वो हुए हैं। आप देखिए, कोई भी पर्सन कोविड से नहीं मरा है, लेकिन क्या है, कोविड से वो आपका रिप्लिकेशन ज्यादा तेज हो जाता है और जो सीन है वो इमीडिएट हो जाता है। तो उससे बचना है, डॉक्टर है फिजिकल हेल्थ के लिए, आपको कभी भी पैनिक सिचुएशन में नहीं लेना है वैक्सीन। जैसा भी एक एग्जांपल मैं देती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, एक महीने से, पिछले 1.5 महीने से मैं उनकी काउंसलिंग कर रही हूँ। उनको वही फियर था कि कहीं मैं इन्फेक्टेड तो नहीं हुई थी, बट उन्होंने टेस्ट नहीं कराया था। तो शी इज टोटली अभी भी अंधेरे में है कि मुझे हुआ था कि नहीं हुआ था। और वो उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है तो उनको लग रहा है कि पोस्ट कोविड इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने खुद में हाइपोकोन्ड्रियासिस, लाइक मुझे तो पैल्पिटेशन हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम उन्होंने एक्सप्रेस किया। डॉक्टर फिर मुझसे उन्होंने सवाल किया कि मैं वैक्सीन लूं कि नहीं लूं। इन दैट केस मैंने उनको डॉक्टर के पास भेजा। अगर वैक्सीन वो ले लेती, मैं मेरे कहने पे, बिकॉज मैं उनकी वहां पे एडवाइस मैं कर रही थी, फिर क्या होता, अभी उनको कुछ नहीं भी प्रॉब्लम होता, तो हाइपोकोन्ड्रियासिस फेज में वो चल ही रही है, यानी कि मुझे ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, एक प्रॉब्लम और बढ़ जाता। अभी तो क्या था, इन्फेक्शन होने की वजह से मुझे ये दिक्कत हो रहा है, इस थॉट से वो गुजर रही हैं। अभी सेकंड थॉट ऐड हो जाता कि वैक्सीन लेने की वजह से मेरे अंदर प्रॉब्लम बढ़ गया है। मैंने उनको बताया कि जाके पहले आप एंटीबॉडी टेस्ट करवाओ कि आपके बॉडी में एंटीबॉडी है कि नहीं है। पॉजिटिव एंटीबॉडी पॉजिटिव आया, आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव था। उसके बाद अभी पॉजिटिव है। मैंने उनको कहा 1 महीना वेट कीजिए, इट मीन्स कि जो जब से उनको प्रॉब्लम हो रहा था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम
या जब वो मार्क कर रही थी खुद को कि मुझे हल्का बुखार आया था और उसके बाद से सारे सिम्टम्स शुरू हुए हैं, तो उस पीरियड को आप 3 महीना ऐसे भी बोलता है जो गाइडलाइन है WHO को कि 3 मंथ तक आप वैक्सीन नहीं लेना है आफ्टर 3 मंथ, बिकॉज ऑलरेडी आपके बॉडी में एंटीबॉडीज है। तो आफ्टर 3 मंथ आप जाके वैक्सीन ले सकते हैं। जैसे ही उसका जो सीन क्रिएट हुआ, अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है, और 1 महीना मेरे साथ, उसके पहले उन्होंने जब 1 महीना हो गया था, उन्होंने जब फील किया था, एक्सपीरियंस किया था, तो 2.5 महीना हो गए। अभी मैंने उनको रेफर किया कि आप डॉक्टर से जा करके मिलिए, साइकेट्रिस्ट का भी वो मेडिसिन भी ले रही हैं। उसके बाद डॉक्टर ने उनको बताया कि भाई अब आप वैक्सीन ले सकते हैं, और फिर उन्होंने वैक्सीनेशन कराया और अभी आज टोटली वो बिल्कुल ठीक हैं। तो इस तरह से अंडरस्टैंड करना है सिचुएशन को, बिना सोचे समझे अगर आप एक्शन लेते हैं तो उस सीन में क्या होगा, फिर आप प्रॉब्लम नहीं भी है तो आप प्रॉब्लम फील करने लगते हैं। दिस इज द मेंटल सिनेरियो जो होता है। तो आप फालतू के फितूर में नहीं पड़ना है। ओके, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। तो ड्यूरिंग माय ओपीडी जब ये कोरोना का सीन चल रहा था, तो बहुत सारे पेशेंटों को मैंने ट्रीट किया थ्रू आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के थ्रू। बट अभी भी वो क्या है कि उस सिनेरियो से निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में एक ही चीज, जैसे एक मेरे पेशेंट है संजीव के नाम से, वो पर्सन इतना पैनिक हो चुके थे मैम कि मतलब उनको रात को सोते उनकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी थी, सब कुछ नेगेटिव था, पर फिर भी उनके दिमाग में अभी वो रात को 1 बजे भी मेरे को फोन कर देते हैं कि सर मेरे को डर लग रहा है। तो मैम ऐसा क्या किया जाए कि जिससे मतलब बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए प्रैक्टिशनर, मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर पाऊं और सबसे यस। और सेकंड चीज ये है कि लोगों को राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। जैसे हम तो सुबह अपना मिरेकल मॉर्निंग के थ्रू पॉजिटिव रहते हैं, पर मोस्ट ऑफ द पर्संस जो है वो अभी भी सदमे में जी रहे हैं। तो मैम उसके लिए आप प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए। जो भी इस तरह के हमारे पॉपुलेशंस हैं, डॉक्टर साहब आपने बताया कि पेशेंट रात में भी फोन कर देता है, मुझे भी फोन आ जाते हैं कि मैडम फिर से मुझे पैनिक अटैक आ गया है। भाई पैनिक अटैक आ गया है तो उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल, जैसे रिलैक्सेशन थेरेपी है, ग्राउंडिंग थेरेपी है, जो साइकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं उनको प्रॉपर। अगर इस तरह का सीवियर केस है तो आप साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि प्रॉब्लम काउंसलिंग से चलेगा, थेरेपी देने से बिहेवियरल चेंजेस उसमें आ जाएंगे, या फिर उन्हें हमें साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करना है, ताकि उनको मेडिकेशन, उनकी प्रॉपर मेडिकेशन हो सके अगर वो प्रॉब्लम सीवियर है तो कुछ टिप्स मैं यहाँ बताती हूँ। जैसे ग्राउंडिंग टेक्निक है, पर्सन को आप जमीन पे बैठने के लिए बोल दीजिए अगर तुरंत वो पैनिक हो रहा है। ग्राउंड से जैसे ही टच करेगा, जिसको हम लोग पालथी मार के बैठना बोलते हैं, आप उनको बोलिए, उनको अपोजिट, मतलब उल्टी गिनती गिनने के लिए बोलिए, यानी कि कुछ एक्टिविटी उनको दे दीजिए ताकि वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उस थॉट से बाहर आ जाए। उनको 100 to 1 काउंट करने के लिए बोल दीजिए, या फिर कुछ पॉजिटिव कुछ वर्ड्स हैं, आप चूंकि पेशेंट को जान रहे हैं तो उसके मेंटल स्टेटस के हिसाब से, उसकी चॉइस, उसका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि भाई तुम ये करो। कुछ नहीं है तो आप मेडिटेशन के लिए उसको बिठाइए कि 10 मिनट आप बिल्कुल शांत होकर, आई एम पॉजिटिव सोल, आई एम पॉजिटिव सोल, आई एम हेल्दी सोल, इस तरह से उसको एक चैंटिंग में लगा दीजिए, यानी कि जो उसका रिपीटेटिव थॉट्स जो आ रहा था वो थॉट रुक जाए, ब्रेक हो जाए, यानी कि वो एक्टिविटी आपको उससे करानी है जिससे उसकी एक्टिविटी ब्रेक हो जाए, उसके थॉट पैटर्न ब्रेक हो। अगर ये सारे थेरेपी भी काम नहीं करते हैं, कभी अगर बहुत पैनिक होता है, कुछ बर्फ उसको दे दीजिए उसके हाथ में, वो बर्फ जैसे ही हाथ में आएगा तो ऑब्वियस उसका थॉट जो माइंड में टेंशन था अभी हाथ में चेंज हो जाएगा। तो आपको चेंज करना है उसके थॉट पैटर्न को, तो इस तरह की एक्टिविटी आप इन्वॉल्व कराइए। अगर नहीं होता है तो फिर उनको साइकेट्रिस्ट हेल्प के लिए भेज सकते हैं, साइकेट्रिस्ट को रेफर कर सकते हैं, बिकॉज हर चीज हम डील नहीं कर सकते हैं, ये हमारी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे आपका लिमिटेशन मेडिसिन तक है, आप कुछ काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग के ऊपर नहीं जा सकते हैं। जो बिहेवियरल थेरापिस्ट है वो उनको बिहेवियरल कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं, अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर आप उसको साइकेट्रिस्ट के पास मेडिसिनल हेल्प के लिए रेफर कर दीजिए।
यस मैम, एक क्वेश्चन और है मैम। अभी जो सिनेरियो अभी चल रहा है, तो अभी जैसे वैक्सीनेशन की सबने बात की, तो जो दो तरह की वैक्सीनेशन अभी जो है काफी चल रही है, एक तो कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड। अब ये चीज आने के बाद भी लोगों के अंदर वो एक सिनेरियो बना हुआ है कि हमें कोविशील्ड लगवाना चाहिए, कोविशील्ड से के बाद फीवर आता है, कोवैक्सीन लगवाना चाहिए उसके बाद। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें मैम, विच इज द बेस्ट उनको वैक्सीनेशन? यस, यहाँ पे विच इज द बेस्ट वैक्सीनेशन का सवाल ही नहीं है। विच वैक्सीनेशन इज अवेलेबल, इट इज इम्पोर्टेंट। आपको उनको बताना है कि भाई आप बिल्कुल अभी भूखे हो, अभी जो मिल रहा है, जो अवेलेबल है आपके सीन में, प्लीज एक्सेप्ट इट। हम अभी अगर ठीक है, मुझे आम खाने का मन है और आम अवेलेबल नहीं है, तो हम जामुन से काम चला सकते हैं। मतलब क्या है, फ्रूट खाने से। तो फ्रूट जामुन भी है, आम भी है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो उसको रियलिटी परसेप्शन कराना है। बीइंग अ डॉक्टर, यू हैव टू सम रिसर्च डेटा। आपको सिर्फ परसेंटेज का फर्क है, जो 60%, 70% जो बचाव की बात करते हैं। और अभी दो ही नहीं, अभी तो स्पुतनिक, मॉडर्ना, बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं, वैक्सीन आ गए हैं। तो अब ये नहीं कि हम मॉडर्ना का वेट कर रहे हैं, हम स्पुतनिक का वेट कर रहे हैं। भाई आपके सामने जो अवेलेबल है, पता चला वेट करने में ही आप एक अननेसेसरी के प्रॉब्लम में आप फंस गए। तो वेट मत कीजिए, जो अवेलेबल है आपके पास, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, इफ यू आर एनफ एबल, तो आप खरीद के लगवा लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक्सेप्टेंस का पॉइंट है। आप उनको बताना है कि दीज आर अवेलेबल, ये सारे कैटेगरीज हैं, कोई अच्छा कोई खराब नहीं है, सारा कोविड 19 के अगेंस्ट ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद एकदम आप सुपर हीरो हो जाओगे, आपको वो प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना ही है। तो फिर बाय यू आर वेटिंग, आपको रिस्क बिहेवियर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम वैक्सीन ले लिए और मेरा जो रिस्क बिहेवियर था उसको हम स्टिल ऑन गोइंग, नो। तो आपको वहां पे थोड़ा सा लॉजिकल होके बात कीजिए कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है मेडिसिन की। आप उसके कैटेगरी में मत फंसिए। यू आर नॉट एक्सपर्ट, आई एम द एक्सपर्ट, एंड मैं आपको बता रही हूँ, इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन मी देन यू हैव टू एक्सेप्ट। तो विच इज अवेलेबल, प्लीज काइंडली गो गो अहेड फॉर, इसके लिए चाहिए आप। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, अमरेश सर, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है सर, पूछ सकता हूँ सर? यस प्लीज फिनिश इट। मैम, एक मेरे पर्सनल पेशेंट हैं, उनको सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, उनका कोविड हुआ था लास्ट 2 मंथ बिफोर। बट रीजन क्या हुआ मैम, अभी वो बिल्कुल थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आने के बाद भी उनको जो ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। मतलब कभी कुछ भी, मतलब वो सारा खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं, पर फिर भी कभी कभार विद इन वीक्स के ड्यूरेशन में उनको रेस्पिरेटरी मतलब डिस्ट्रेस हो जाता है बिना किसी रीजन के। और डायग्नोसिस में ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टिगेशन करवा चुके हैं, हाँ नॉर्मल है, पर फिर भी मैम एक या तो डर मान के चलो, या फिर कुछ भी रीजन, सारा टेस्टिंग वगैरह करवा दी। तो वो डॉक्टर्स को भी मैंने, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर फिजिशियंस हैं, उनको भी मैंने कंसल्ट करवा लिया, पर वो भी उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ओके, इट मीन्स कि जैसे ही फिजिकल जो भी सिम्टम है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस स्टिल अभी हो रहा है उनको, तो उसका क्या फाइंड आउट है? असेसमेंट, टेस्टिंग आपने करा लिया, नॉर्मल। अभी क्या है, जब फिजिकल नॉर्मल है तो अब हम मेंटल की तरफ चलें। अब इस एस्पेक्ट को हम देखते हैं। तो इस एस्पेक्ट को, क्योंकि देखिए ये जो इरिटेशन है, मैंने अपने स्लाइड में भी बताया था कि इरिटेशन, ये गले में क्या है, उनका एक इरिटेशन एलिमेंट्स है जो उनको बार बार हो रहा है। अ काइंड ऑफ उसको एलर्जी कह सकते हैं, कि किसी चीज से उनको एलर्जी हो रही है। हो सकता है कि उस दरमियान उनको किसी चीज से एलर्जी डेवलप हो गई हो, जो पहले उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, बट अभी किया है। तो प्लीज उनके जो रूटीन्स हैं उनको प्रॉपर चेक करने के लिए बोलिए, उस पर प्रॉपर फोकस करने के लिए बोलिए। अगर फिर भी उस रूटीन को वो चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार साइकोलॉजिस्ट के साथ उनका कंसल्ट करवाइए कि कहीं कोई हिडन फियर तो नहीं है स्टिल। उनको ठीक है, आपका मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है कि ही और शी इज ओके, बट उनके मन में एक्सेप्टेंस हुआ है कि नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, उनको लगता है कि अरे ये रिपोर्ट तो गलत भी आ सकता है, लैब रिपोर्ट्स आजकल तो ऐसे ही बन जाते हैं, कोई काम नहीं करता है, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। तो व्हाट थॉट आर गोइंग और रनिंग इन देयर माइंड, उसको आपको असेस करना है। तो हम यानी कि दूसरा एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट हम उसका कर सकते हैं।
अभी फिजिकल असेसमेंट आपने कर लिया, अभी प्लीज साइकोलॉजिकल असेसमेंट कीजिए कि अभी भी कोई फियर है या नहीं उसके माइंड में, या किसी तरह का गिल्ट, किसी भी तरह का, तो वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम। आज आपका काफी समय हम लोगों ने लिया और बहुत ही बढ़िया इंसाइट मिला लोगों को, और हम आपसे यही हमेशा आग्रह करते रहेंगे कि आप बीच बीच में आके लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू अमरेश जी।